गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th अकाउंट अपने इकोनॉमिक्स में अपने चैप्टर नंबर जो था वो 11 नंबर चैप्टर चल रहा था। ठीक है, वो चैप्टर हम लोग कर रहे थे बाजार के टाइप्स ऑफ मार्केट बोल दो, भले ही नाम दे रखा है इसका पूर्ण प्रतियोगित बाजार। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो बता रखा है कि सबसे पहले हमने बाजार की परिभाषा, बाजार की मतलब कि प्रकार देखे थे, बाजार के क्षेत्र के आधार पर, वस्तु के आधार पर और बिक्री के आधार पर, और एक अपना जो था समय के आधार पर हमने बाजार को अलग अलग भागों में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद सारे बाजार को हमने परिभाषित किया था और समय के आधार पर जो था वो 4 भागों में था। जो पिछली वीडियो में हमने सारे इसके डायग्राम बनाए थे क्या कैसे था। अब जो अपना स्टार्ट हो रहा है प्रतियोगिता के आधार पर, कि प्रतियोगिता के जो आधार है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को जो है कई भागों में बांट रखा है आपका, कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता, 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे एकाधिकार, थर्ड पे एकाधिकारात्मक और फोर्थ पे अल्पाधिकार। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। चारों प्रकार के बाजार और इनमें से क्वेश्चन, चारों में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है बाजार के अपने बनते हैं। और पहले वाले जो 4 टाइप्स के हमने देखे थे, वस्तु के आधार पर, समय के आधार पर, उनमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। ठीक है, इसको डिफाइन करता हूं और इस परिभाषा से ही अपन लोग सारी इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएगी, इसके डायग्राम वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो बता रखा है, जहां पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जहां पर एक समान वस्तु विशेष की एक अवस्था, जहां वस्तु विशेष के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और उन्हें बाजार में दोनों पक्षों को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। बाजार में स्वतंत्र वस्तुओं की स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है और बाजार में किसी भी वस्तु विशेष की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। वस्तु समान होगी, बेचने वाले जो है वो समान वस्तु बेचेंगे, वस्तु विभेदीकृत नहीं होगी और समान कीमत, यानी पास वाली शॉप पर जो वस्तु बिक रही है ना, उससे पास वाली पर भी वो वस्तु जो है वो समान होगी, उसकी कीमत समान होगी, उसकी वस्तु की रंग रूप आकार आकृति पैकेजिंग सब कुछ समान होगी। वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। ठीक है, अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसका अर्थ देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अर्थ क्या है। बाजार का वह स्वरूप जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमत को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु की कीमत है ना, एक तरीके से यहाँ पर हम 2 चीजों में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे फर्म और एक पढ़ेंगे जो इंडस्ट्री जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि फर्म और इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो, या इंडस्ट्री बोल दो, उद्योग बोल दो, उद्योग जो है वो वस्तु को बनाती है और कीमत का निर्धारण करती है। फर्म जो है उसको बेचेगी, यानी जो शॉप हम उस मान के चल रहे हैं, जो दुकानें हैं वो जो शॉप वगैरह वो उनको बेचती है। ठीक है, यहाँ पर अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमत को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकती। यानी उद्योग तो निर्धारित करती है कीमत, उस कीमत को फर्म स्वीकार करती है और उसको एक फर्म 2 फर्म जो है उसकी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती कि वो मार्केट में कम बेच दे, ज्यादा बेच दे तो वो कीमत को प्रभावित कर देगी, ऐसा नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योगों द्वारा की गई मांग और पूर्ति के साम्य के आधार पर होता है। ये क्या है, अब सुनिएगा ध्यान से, कि उद्योगों द्वारा निर्धारित की गई मांग और पूर्ति के आधार पर, इसको मैं आपको डिफाइन करूं कि मार्केट में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण जो है वो अपने बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। ठीक है, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। जैसे एक डायग्राम बनाएं, अब सुनना ध्यान से, उद्योग क्या है, यहां पर मैं डिफाइन करूं आपको उद्योग को। आप तो एक तो पढ़ना उद्योग, ठीक है, एक आपको पढ़ना है फर्म। उद्योग जो है वो वस्तु का उत्पादन करती है, वस्तु का उत्पादन करेगी और फर्म जो है उनको बेचती है। और कीमत का निर्धारण जो है, कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा ही किया जाता है। किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण है वो उद्योगों द्वारा ही किया जाता है। फर्म तो बस उस कीमत को स्वीकार करती है, उद्योगों द्वारा निर्धारित की गई कीमत को स्वीकार करती है। कौन, फर्म। अब हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे, जहां पर जैसे ये वर्ड बोल रखा है ना, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं उद्योगों द्वारा मांग और पूर्ति के आधार पर। ठीक है,
कि मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो हम पढ़ते हैं कि मांग और पूर्ति के आधार पर भी बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, और ये जो वर्ड आया साम्य कीमत, ये साम्य कीमत है क्या? अब देखिएगा ध्यान से, ये है XX और ये है YX। ये हम उद्योग का बना रहे हैं। उद्योग वाले क्या करते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं और वो मार्केट में सप्लाई करेंगे, मांग के अकॉर्डिंग सप्लाई करते हैं और उस कीमत का वो निर्धारण जो है स्वयं ही करते हैं। अब डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होगी वहां पर कीमत का निर्धारण होता है। जैसे मान लो ये डिमांड हो गई, डिमांड का वैसा ही होता है, ये अपना डिमांड करो और ये सप्लाई करो। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर ये अपना सप्लाई करो। जहां पर ये काटते हैं ना, वहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। ये जो कीमत है, इस कीमत को अपन लोग साम्य कीमत बोलते हैं और ये जो मात्रा है इसको हम साम्य मात्रा बोलते हैं। और कहोगे साम्य कीमत, साम्य मात्रा है क्या? तो सुनना ध्यान से, ये E, OP और Q। साम्य कीमत वह कीमत कहलाती है, ये जो है कीमत, यहाँ पर OY पर दर्शाएंगे हम लोग कीमत को और यहाँ पर दर्शाएंगे हम अपनी उत्पादन की मात्रा को। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, साम्य कीमत, है साम्य वर्ड यूज करना भी गलत नहीं होगा। साम्य कीमत वह कीमत कहलाती है जिस पर एक विक्रेता अपना उत्पादन बेचने को तैयार है और एक क्रेता एक उत्पादन जो है वो खरीदने को तैयार है, उस कीमत को साम्य कीमत बोलते हैं। ठीक है, जहां पर मांग और पूर्ति अपनी बराबर होती है। अब सुनना, उद्योग वालों ने, उद्योग जो है वो क्या करते हैं, बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं और उत्पादन का जो निर्धारण करते हैं, और वो बाजार में क्या करते हैं, इस निर्धारित कीमत पर बाजार में उत्पादन मतलब सप्लाई करते हैं। और फर्म का काम इतना ही है कि जो फर्म आसानी से खरीद, मतलब कि जो, जैसे आपने सुना होगा, जो आसपास की शॉप वगैरह, जो मार्केट में दुकानें वगैरह होती है, ये उद्योग जो है उनको अपना प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं और उद्योग वाले, और फर्म का काम जो है उस प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है, आप उस पर कमाओ, सामान्य लाभ कमाओ, जो आपको निर्धारित कीमत बता रखी है उस कीमत पर। जैसे OP कीमत है, इससे ज्यादा में आप इस फर्म का, उद्योग का जो उत्पादन है वो बेच नहीं सकते। तो यहां पर जो है इसकी कीमत का निर्धारण जो है वो कर दिया गया। जैसे मान लो यहां टच किया, ठीक है, यहां कीमत का निर्धारण हो गया। इस कीमत पर जितना चाहे वो बेच सकते हैं, इस कीमत पर जितना चाहे वो बेच सकते हैं। जैसे ये कीमत अपनी आई P, इस कीमत पर वो जितना चाहे बेच सकते हैं। अब उनकी इच्छा है कि वो Q0 सेल करते हैं, यानी O से लेकर Q0 तक की मात्रा सेल करते हैं, या O से लेकर Q1 तक की मात्रा सेल करते हैं, या Q2 तक की मात्रा सेल करते हैं। ये इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इस कीमत पर जितना चाहे वो बेच सकते हैं। ये उद्योग है, उद्योग वाले कीमत का निर्धारण करेंगे, फर्म जो होती है इस कीमत को स्वीकार करती है। इसे कीमत लाइन भी बोलते हैं, प्राइस लाइन, कीमत जो लाइन ही बोल दो, कीमत लाइन इसको बोलते हैं, प्राइस लाइन भी इसको बोलते हैं। ये अपना जो वक्र है ना, ये इसके समांतर होता है। यहाँ पर AR जो और MR का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्वेश्चन में बनता है AR और MR जो है वो किस में इक्वल होता है, या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अपना वक्र कैसा होता है, तो XX के समांतर होता है। तो समझ में आया, ये तो है उद्योग का डायग्राम और ये वाला है फर्म का डायग्राम। कि जो हम सीख रहे हैं किस में बना रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, फर्स्ट पढ़ रहे हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार कहलाता है जिसमें वस्तु विशेष के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं और उनको बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है। और वहां पर उद्योग जो है, दो भाग बता रखे हैं, उद्योग और एक फर्म। उद्योग जो होती है वस्तु का उत्पादन करती है और मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण करती है, और उस कीमत को फर्म जो है जो स्वीकार करती है, और वो स्वीकार कीमत पर जितनी मात्रा चाहे वो बेच सकती है। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। अब इसको आगे हम लोग बुक में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये आपको बाद में बताएंगे अधिमांग अधिपूर्ति की स्थिति। सुनिए आगे, जैसे यहां पर हम लोग थे, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करें कि अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमतों पर कोई फर्म प्रभावित नहीं करती। यानी ये वाला जो बता रहे हैं
कि ये जो फर्म है ना, बहुत सारी फर्में होती हैं, बहुत सारी दुकानें, अगर वो कोई एक दो फर्म जो है बंद हो जाए या कीमत कम ज्यादा कर दे तो वो बहुत ज्यादा मांग को या कीमत को अपनी वस्तु की कीमत को है वो विशेष प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योगों द्वारा की गई पूर्ति तथा मांग के साम्य द्वारा होता है। यानी मांग के साम्य का मतलब होता है जहां पर अपनी मार्केट सप्लाई है वो मार्केट डिमांड के इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट, एक फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि उसका कुल उत्पादन में योगदान अत्यंत सूक्ष्म या नगण्य होता है। क्योंकि एक फर्म जो है वो मार्केट में बहुत ही सप्लाई पर उसका आधिपत्य बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारी फर्में मार्केट में ऐसे जो बेच रही है और प्रॉफिट कमा रही है, सामान्य लाभ कमाती है, तो बहुत विशेष प्रभाव यहां पर इसमें नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें आगे। श्रीमती जॉन्स रॉबिन्स के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तब प्रचलित होता है जबकि प्रत्येक उत्पादन के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका अर्थ है कि प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा अंश होता है। द्वितीय, सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो सकता है। उद्योगों द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही फर्म अपने वस्तु को बेच सकती है, वह कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। फर्म जो है, फर्म का काम कीमत प्राइस को अडॉप्ट करना है, ना कि प्राइस को डिसाइड करना। उद्योग जो है वो प्राइस को डिसाइड करेगी, फर्म तो केवल अडॉप्ट करती है और उस कीमत पर जितना चाहे वो बेच सकती है। अर्थात एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार या क्षैतिज होता है, यानी इसके समांतर होता है, जिसमें एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु विशेष के अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं और उनमें इतनी गलाकाट प्रतियोगिता होती है कि संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। गलाकाटी प्रतियोगिता का मतलब यहाँ पर ये जो डिफाइन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रतियोगिता या कंपटीशन करने के बहुत सारे माध्यम नहीं है, यानी आपको जो है कीमत डिफरेंस या वस्तु को डिफरेंट बताकर, यहाँ पर तो जो वस्तु सबके पास सेम है तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा जो है, इसे गलाकाट प्रतियोगिता कहा गया है कि आपका कंज्यूमर के साथ बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हो और वस्तु उपलब्ध करवाते हो, सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, तो सारी की बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। अब बात आती है कि मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण कैसे होता है कि हम ये प्रोडक्ट जो है 30 में बेचें। साम्य कीमत का मतलब है कि एक उपभोक्ता खरीदने को तैयार है और एक विक्रेता उस कीमत पर बेचने को तैयार है। ठीक है। जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है वहां पर जो कीमत निर्धारण होती है वो साम्य कीमत कहलाती है। और साम्य कीमत से पहले मांग अधिक होती है, यानी साम्य मांग की स्थिति होती है और उसके बाद अधिपूर्ति की स्थिति होती है। ठीक है। यानी साम्य अवस्था से पहले अधिमांग और साम्य अवस्था के बाद अधिपूर्ति की स्थिति देखने को मिलती है। अब उद्योगों ने क्या किया, कीमत का निर्धारण कर दिया। यहाँ पर जैसे हमने डायग्राम बनाया था वो थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे बना रखा है, लेकिन सेम एकदम आपका जो एक्चुअल डायग्राम बन रहा है, सही डायग्राम वो यही है। कीमत प्राइस अडोप्टर होती है, इस तरीके से उनका अडोप्टर जो हमने दिखा रखा है। ठीक है। ये इनका डायग्राम है। तो उपरोक्त रेखा चित्र ए से स्पष्ट है कि उद्योगों में वस्तु पर कुल मांग और कुल पूर्ति द्वारा साम्य कीमत का निर्धारण होता है कि यहाँ पर जहां साम्य कीमत का निर्धारण होता है और उस साम्य कीमत को फर्म स्वीकार करना पड़ता है और इसी कीमत पर फर्म वस्तु की जितनी मात्रा चाहे बेच सकती है। रेखा चित्र बी से स्पष्ट है कि फर्म ओक्यू मात्रा ओपी कीमत पर बेचती है यदि फर्म की औसत आगम एआर है, अतिरिक्त मात्रा ओक्यू भी ओपी कीमत पर ही बेची जाती है, अतः फर्म की सीमांत आगम एमआर तथा सीमांत आगम एआर दोनों बराबर होते हैं। तो यानी एआर और एमआर दोनों बराबर होंगे, इस सॉल्व टेबल को बता रखा है। ठीक है। अब इस बाजार की विशेषताएं देखते हैं। पहला, सारी विशेषताएं वही जो हम पढ़ के आए हैं। क्रेताओं व विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। कोई भी फर्म जो है कीमत को निर्धारित प्रभावित नहीं कर सकती और समरूप वस्तु का यहाँ पर विक्रय किया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए कोई भी अकेला क्रेता या विक्रेता वस्तु की मांग या पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो है मात्रा जो बता रखा है वो योगदान नगण्य होता है। समरूप वस्तु का उत्पादन, समरूप वस्तु का उत्पादन का मतलब है कि जो उद्योगों ने निर्धारित कर दी वस्तु रंग रूप आकार में, फर्म जितनी भी फर्म है मार्केट में वो सारी समरूप वस्तु ही बेचेगी, वस्तु में विभेदीकृत 1% का भी नहीं होगा। समरूप वस्तु रंग रूप आकार डिजाइन गुणवत्ता पैकिंग ट्रेडमार्क आदि में समानता से किसी क्रेता का वस्तु विशेष के लिए कोई अधिमान नहीं होता। एक वस्तु को पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जा सकता, अर्थात मांग की तिरछी लोच शून्य होगी। प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता,
कि प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता की मतलब है कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन छोड़ के भी जा सकती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में उद्योगों में नई फर्मों को उद्योग से आगमन और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होने से नई फर्मों को आकर्षित होकर उद्योगों में प्रवेश करती है, जबकि अल्पकाल में फर्मों को हानि होने पर ऐसी फर्मों की बहिर्गमन करनी पड़ सकती है। ठीक है, यानी हो सकता है कि वो सेल ना कर पाई। अगर कोई विक्रेता या कोई फर्म जो है अधिक कीमत वसूल करती है तो विक्रेता जो है उसको छोड़कर चले जाएंगे। साधनों की पूर्ण गतिशीलता। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है में उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है, अर्थात साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में पूर्णतः गतिशील होते हैं। उनमें हम उत्पादन के साधनों का हस्तांतरण कर सकते हैं आसानी से, अतः उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपने सर्वोत्तम प्रयोग में रहकर अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त करता है। नेक्स्ट, क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के अंतर्गत क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और उन्हें बाजार की पूरी जानकारी होती है। क्रेताओं विक्रेताओं में निकट संपर्क होने से प्रचलित मूल्य की जानकारी होती है, इसलिए कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य नहीं ले सकता। अगर लेता है तो वो उसको छोड़कर किसी दूसरे विक्रेता के पास चला जाता है। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति बताता है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, आपको बता दूं काल्पनिक है। तो यहाँ पर जो बता रखा परिवहन लागतों की, बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती नहीं है, फर्में और उद्योग इतने आसपास होती हैं, कस्टमर सारो, कोई किसी प्रकार की कोई परिवहन लागत पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें देखने को ना मिले। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं विक्रेताएं इतने समीप होते हैं कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने की कोई लागत नहीं होती, अर्थात परिवहन लागत शून्य होती है या अनुपस्थित होती है। फर्म फर्म कीमत ग्राही होती है, एडॉप्ट होती है कि ठीक है, और मात्रा वो जितनी चाहे बेच सकती है। फर्म उद्योगों द्वारा निर्धारित कीमतों को स्वीकार कर चाहे जितनी मात्रा में विक्रय कर सकती है। गलाकाट प्रतियोगिता, इस बाजार में विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिसमें अर्थशास्त्र में गलाकाट प्रतियोगिता कहते हैं। ये काल्पनिक अवधारणा है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उपरोक्त विशेषताओं को जानने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक जीवन में उक्त दिशाएं नहीं देती है कि कोई भी फर्म ऐसा नहीं है कि वो समान वस्तु बेचेगी, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बेच सकती है। वास्तविक जीवन में उक्त दशाएं दिखाई नहीं देती और उनमें कोई न कोई विचलन अवश्य होता है। ये दशाएं आदर्शात्मक स्थिति को दर्शाती है जो वास्तविक और व्यवहारिक जगत में दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि उक्त दशाओं की वास्तविक अनुपस्थिति होने से बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती। एक तो आपको डायग्राम ध्यान रखना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का डायग्राम, परिभाषा और उसकी विशेषता। जो आपको बता दिया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जहां पर क्रेता विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। उद्योग और फर्म दो बता रखे हैं। उद्योग जो है वो मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण करती है, वो साम्य कीमत होती है। उस साम्य कीमत को फर्म स्वीकार करती है और समरूप वस्तु यहाँ पर होती है, और उस समरूप वस्तु को फर्म जितनी उस निर्धारित कीमत पर जितनी मात्रा में चाहे वो बेच सकती है और सामान्य लाभ वो अर्जित करती है। और इनका मांग वक्र कैसा होता है, एक्स एक्स के समांतर होता है। तो ये सारा जो है हमने इसकी सारी परिभाषाएं पढ़ी, इसकी विशेषताएं देखी कि क्या होता है। अत्यधिक संख्या होती है, पूर्ण जानकारी होती है, समरूप वस्तु होती है, प्रवेश बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, क्रेता विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है, परिवहन लागत अनुपस्थित होते हैं, गलाकाट प्रतियोगिता होती है, फर्म कीमत अडोप्टर होती है। ये सारी विशेषताएं हमने पढ़ी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में, या चलो अभी करते हैं इसको फटाफट, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं का बाजार कैसा होता है, तो स्थानीय बाजार जो होता है वो शीघ्र नाशवान वस्तुओं का होता है। प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तो मांग और पूर्ति के द्वारा, साम्य के द्वारा, यानी जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहां पर कीमत का निर्धारण होता है, ना कि विक्रेता मन चाहिए या सरकार या वित्त मंत्री द्वारा। ये सारे गलत है, आंसर होगा बी। प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में फर्मों को प्राप्त होता है। दीर्घकाल में कैसा लाभ प्राप्त होता है, तो सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या किस बाजार में अत्यधिक होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये हमने अभी तक पढ़ा है, तो इसमें बहुत ज्यादा संख्या होती है। राजस्थानी चुनरी आपको बताया था कि इसे क्षेत्रीय विशेषता की, तो उसको क्षेत्रीय बाजार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रीय और प्रादेशिक की बात अंदर ऑब्लिक लगा के लिख भी रखा है, तो यही अपना क्षेत्रीय बाजार है। बाजार शब्द को परिभाषित कीजिए, तो बाजार आया था कि बाजार वह स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष ना हो कि एक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जहां पर प्रतिस्पर्धा पाई जाती है विक्रेताओं में और चुनाव के अवसर उनको मिलते हैं, तो वो एक बाजार की परिभाषा में आते हैं।
विशिष्ट बाजार बता रखा था, जहां पर हमने पढ़ा था अंदर कि जहां पर समरूप वस्तु, विशिष्ट बाजार का मतलब होता है कि उस बाजार में एक पर्टिकुलर एरिया में एक समान वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उसे हम विशिष्ट बाजार कहते हैं। जैसे सब्जी मंडी, ड्राई फ्रूट का मार्केट, सारा। ऑनलाइन बाजार से आप क्या समझते हो? ऑनलाइन बाजार क्या है? ऑनलाइन जो अपने प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहां पर जैसे बहुत सारी ऐप्स वगैरह जो है, उन ऐप पर हम लोग अपना परचेज वगैरह करते हैं, ठीक है। जहां पर अपन लोग जैसे बता रखा था कि आपका अमेजोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, तो वहां पर हम लोग ऑनलाइन मार्केट में कहीं ना कहीं ऐप के माध्यम से हम लोग घर बैठे सामग्री मंगवा सकते हैं, वो आपका ऑनलाइन बाजार कहलाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दो विशेषताएं: क्रेता विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक और बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, और फर्म कीमत स्वीकार करती है, और गलाकाट प्रतियोगिता। खुदरा बाजार और थोक बाजार में अंतर: खुदरा बाजार में एक सीमित या छोटी मात्रा में क्रय विक्रय होता है, और थोक बाजार में एक बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय होता है। खुदरा बाजार में कीमत जो है वो ज्यादा होती है, थोक बाजार में कीमत बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय होता है, तो इसमें कीमत जो है वो थोड़ी कम होती है, मतलब कम कीमत होती है इसके कंपैरिजन में। अति अल्पकालीन बाजार से आप क्या समझते हो? अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार है जिसमें समय अवधि इतनी कम होती है कि हम पूर्ति में मांग के अकॉर्डिंग जो है पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते। पूर्ति वक्र पूर्णतः अपना OYX के समांतर देखने को मिलता है, और प्रायः नाशवान प्रकृति की वस्तुएं इसमें आती है। ये है अपना अति अल्पकालीन बाजार। नेक्स्ट, समय के आधार पर बाजार को वर्गीकृत 4 भागों में बांट रखा है: अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हो? ये सारा भी हमने पढ़ा था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, परिभाषा, विशेषता, डायग्राम, सब कुछ हमने देखा था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सारी विशेषताएं आपको बता दी थी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योगों का कीमत निर्धारण एक उपयुक्त रेखा चित्र, यानी उद्योग क्या है, फर्म क्या है, टेबल बना के साम्यावस्था को निर्धारित करके एक डायग्राम शो करके और कीमत किस तरीके से अडॉप्ट करती है, ये सारा कुछ उसको एक्सप्लेन करना। निम्नलिखित तालिका में कुल आगम और सीमांत आगम ज्ञात कीजिए। कुल आगम और सीमांत आगम ये पूछ रहा है, तो AR का फॉर्मूला क्या होता है? AR का फॉर्मूला आपका होता है TR/Q, ठीक है। ये मतलब कि AR इक्वल TR/Q, AR को मल्टीप्लाई कर दूं Q से तो क्या आएगा TR, तो हम कह सकते हैं TR इक्वल AR मल्टीप्लाई Q, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये अपना क्या आ जाएगा TR आ जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा TR। AR को मल्टीप्लाई करूं 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48। MR की बात करें, MR क्या होता है? MR होता है TR और QR, यानी डेल्टा TR/ डेल्टा Q। TR में कितना परिवर्तन, यहां तो आएगा नहीं, 8 और इधर 1, 8/1 8, 16 और 24 में फिर 8 आएगा, 24 और 32 में 8, 32 और इसमें 40 में 8, और इसमें भी 8। तो AR और MR बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब किस प्रकार का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। तो ये अपनी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, ये अपना चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।